this one we are simply doing question number 39 as well as 40. अब ये दिस सिंपली रिलेट्स टू एम्बेडेड डेरिवेटिव से रिलेट करता है. अब इसमें कुछ अजम्पशंस यूज़ होती है जो कि कैश फ्लो हैज़ रिजर्व अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है. एक अजम्पशन ये है कि इसमें हम प्राइस जो है वो लॉक ही नहीं करते. तो प्राइस लॉक नहीं करते तो अगर ऊपर नीचे हो गया तो हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. दूसरा अजम्पशन ये है कि इसमें हम मतलब जो फॉरवर्ड रेट है जिस पे ट्रांजैक्शन होने वाला है वो लेते हैं फॉरवर्ड रेट. तो यहाँ पे हम स्पॉट रेट से जब अल्टीमेटली हम सेल या परचेज़ कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड रेट को कंसिडर करते हैं. तो विद दिस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है हमें क्वेश्चन भी समझते हैं एंड देन फर्दर हमें ये सॉल्व भी करना है. क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि एक एंटिटी ए जिसकी फंक्शनल करेंसी कितनी है. एंटिटी ए जिसकी फंक्शनल करेंसी यूएसडी है. एक एंटिटी है जिसकी फंक्शनल करेंसी तो रुपीज़ है और एंटर करिए दूसरी एंटिटी बी के साथ जिसकी भी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है बट ये चाह रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करने वाली है वो यूएसडी में है. तो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो यहाँ से तो हमें ये बात तो पता चल गई कि ये सेल का हो गया. और दूसरी बात ये भी हो गया कि जो हम सेल करने वाले हैं इक्विपमेंट वो भी यूएसडी में मतलब सेल करने वाले हैं इक्विपमेंट को. अब इक्विपमेंट सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे हम डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर को भी सेल करेंगे. डॉलर को सेल क्यों करेंगे, देखो डॉलर को सेल इसलिए करेंगे बिकॉज आपने इक्विपमेंट बेचा. अब आपको किस में पैसा मिलेगा, यूएसडी में मिलेगा. अब आप वापस यूएसडी को बेचोगे एंड फिर आपको रुपीज़ में मिलने वाला है. तो ये होता है कि आप सेल करोगे डॉलर टू गेट रूपी. तो आइडियली ये शॉर्टकट है. सेल कर रहे हो ना तो सेल ही करना है डॉलर. उसके बाद हमें क्या आता है कि अब हमें क्या दे रखा है, स्पॉट रेट दे रखी है ऑन 1 जनवरी. देन स्पॉट रेट दे रखी है ऑन क्वार्टर एंड 31 मार्च पर. देन 3 मंथ फॉरवर्ड दे रखा है. हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब होने वाला है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट पर. अब यहाँ पे हम स्पॉट के साथ तो डील नहीं कर रहे. तो हियर वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन द फॉरवर्ड रेट. फिर हमें स्पॉट रेट दे रखा है. स्पॉट रेट जिस दिन एक्चुअल में ट्रांजेक्शन होने वाला है दैट इज़ ऑन 30 जून 2000. अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा. उसके बाद अज्यूम दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एम्बेडेड डेरिवेटिव. दिस पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, विद दी एम्बेडेड डेरिवेटिव्स. एंड दे आर नॉट अज्यूमिंग दैट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड. क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो वी हैव टू सेपरेट दी होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव एंड अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना होगा. तो एट इनिशियल डेट जब हमने परचेज़ किया है तो ऑन द सेम डेट कोई एंट्री तो होने वाली नहीं है. तो आइडियली द एंट्री विल बी ऑन द डेट जब कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल होगा. सेटल कब होने वाला है, 6 मंथ फॉरवर्ड पे कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा. तो फॉर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए वी हैव एंट्री ऑन विच डेट, ऑन 30 जून. तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेल करेंगे. तो डेटर टू सेल या फिर रेवेन्यू भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड ये किस पे आएगा हमारे पास, 6 मंथ फॉरवर्ड यानी कि 55 इंटू 10 लाख ये हमें दिया था. तो ये हो जाएगा 550 लाख और ये भी हो जाएगा 550 लाख. और यू कैन राइट इट 5 बिकॉज देखो 10 लाख है मल्टीप्लाई है 55 है तो दिस विल बी 5 करोड़ 50 लाख. ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, 5 करोड़ 50 लाख 5 करोड़ 50 लाख. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आएगा देन कम एज द नेक्स्ट इज़. अब हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले तो कि अब यहाँ पे हमने 1 जनवरी को तो देर इज़ नो एंट्री. उसके बाद क्वार्टर एंड यानी कि 31 मार्च को एंट्री क्या होगी. तो 31 मार्च को हमने प्राइस लॉक ही नहीं किया है जबकि हमारी 6 मंथ फॉरवर्ड रेट कितनी थी, 50. तो आज के डेट में अगर प्राइस जो है हम क्या कर रहे हैं सेल, तो हमें पैसा मिलने वाला था. अब आज 31 मार्च को 3 मंथ फॉरवर्ड फ्रॉम यूएसडी. 31 मार्च को हमारा कितना हो जाता है, 45. तो अल्टीमेटली हमें नुकसान है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमें नुकसान है. तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि P&L टू डेफर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी. कितने का नुकसान हुआ, 55 से गिर के रेट 45 हो गई. अगर हम खुद को लॉक कर लेते तो हमें नुकसान नहीं होता बट हमने किया नहीं. तो ये क्या है, 10 लाख USD है ना. तो ये आ जाएगा 10 लाख USD मल्टीप्लाई 10. तो दिस विल बी
ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 करोड़। तो ये 1 करोड़ से आ जाएगा। 3 2 5 2 7 1 करोड़ से एंट्री आ गई। उसके बाद आज वापस आ गई 30 जून पे हमें क्या हो रहा है, अब डेट जो है वो 55 थी, अब 60 हो गई है। 60 हो गई तो अल्टीमेटली हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 5 से फ़ायदा हो गया। तो 10 USD डॉलर 10 लाख है ये, और मल्टीप्लाई 60 माइनस 55, तो ऐसे करके हमें 50 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो गया है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फ़ायदे को, डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट 50 लाख, जो नुकसान है उसको रिवर्स कर देंगे हम। डेफर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी वो कितना था, 1 करोड़, और टू P&L में ले जाएंगे हम 1.50 करोड़। ठीक है, अब आज की डेट में हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारे रिसीवेबल्स है तो हम डेटर्स, हम डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर देंगे टू डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट, और बैलेंस का डाल देंगे डेटर्स में। कितना है ये हमारे पास, 50 लाख। तो आज के डेट में हमारे डेटर्स को कितना पैसा मिलने वाला है, तो बैंक टू डेटर्स। अब देखो डेटर्स डेबिट 5 करोड़ 50 लाख तो है ही, और ये 50 लाख भी हो गया, तो 5 करोड़ 50 लाख और 50 लाख, तो ये अल्टीमेटली 6 करोड़ हो गया। 6 करोड़ क्रॉस वेरीफाई क्या कैसे कर सकते हैं, आज के स्पॉट की रेट में ही होगा, बिकॉज हमने इसको नहीं किया था। अगर आप ऐसे चेक करोगे ना तो भी आपका यही आएगा। देखो 10 लाख इंटू स्पॉट की रेट कितना आ रहा है, 60, तो 10 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, 600 लाख, यानी कि 6 करोड़। तो ये हमारा यहाँ से क्रॉस वेरीफाई है। ये तो हो गया हमारा सेल वाला। अब हम परचेज़ वाला भी करने वाले हैं। देखिए आज की डेट में हम क्वेश्चन नंबर 14, अब हम क्या परचेज़ वाला भी कर रहे हैं। अब कंपनी ए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपनी ए एक इंडियन कंपनी है जिसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है। एंटर करिए कि उसे क्या ख़रीदना है, यहाँ पे परचेज़ करनी है, क्या मशीनरी ख़रीदनी है फ्रॉम अनरिलेटेड लोकल सप्लायर बी, मतलब लोकल सप्लायर यानी कि उसकी करेंसी भी क्या होगी, रुपी होगी। एंड द फंक्शनल करेंसी ऑफ बी इज़ ऑल्सो रुपी, हावेवर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो USD में डिनोमिनेटेड हो रहा है। तो सिंस द मशीनरी सोर्स बाय कंपनी बी फ्रॉम US बेस, अब यहाँ पे क्या है, हम परचेज़ कर रहे हैं मशीनरी, तो हम USD भी परचेज़ करेंगे, ऐसे सोच के चलना है। ये तो हो गया शॉर्टकट कि इसको भी परचेज़ करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि देखो आपको मशीनरी परचेज़ करनी है और USD देना है, तो उसके लिए आपको क्या करोगे कि रुपी बेचोगे और USD, रुपी सेल करोगे, यहाँ पे आप अल्टीमेटली रुपी सेल करोगे और USD को परचेज़ करोगे ताकि आप मशीन को परचेज़ कर पाओ। अब यहाँ पे भी हमारे एम्बेडेड की डेफिनेशन में क्या है कि कोई लॉक इन प्राइस हम करने वाले नहीं हैं। लॉक इन प्राइस नहीं करेंगे, यानी कि अगर रेट ऊपर नीचे होती तो हमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा हम यहाँ पे क्या रहते हैं, फॉरवर्ड रेट से एजम्पशन में चलते हैं। अब यहाँ पे ऑन 9 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 9 सितंबर को देयर विल बी नो एंट्री। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है कब एग्जीक्यूट होने वाला है, तो 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। अब हम परचेज़ करेंगे उस दिन, तो हमारे पास क्या आने वाला है, मशीनरी आएगी एंड टू पेबल्स खड़े हो जाएंगे। एंड वो किस रेट पे करेंगे हम, दैट विल बी दी 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। आज की डेट क्या है, 9 सितंबर है ना, तो जो भी है 3 मंथ या तो हमारी जो रेट है फॉरवर्ड 9 सितंबर को फॉरवर्ड रेट क्या है, वो है 67.8, और ये कितने पे है, USD, दिस विल बी USD, आधे रखा है। ये हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये है 10 लाख USD पे। ठीक है, तो उसको हम आइडियली ऐसे करेंगे 67.8 फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई 10 लाख, ये हो जाएगा 678 लाख, 678 लाख, 678 लाख। ठीक है, उसके बाद अब इधर आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन। ठीक है, और अब ये है हमारा एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब एम्बेडेड डेरिवेटिव में हमारे साथ क्या होने वाला है कि सबसे पहले तो 9 सितंबर को तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं, फिर क्वार्टर एंड यानी कि 30 सितंबर को हमने कोई लॉक इन प्राइस नहीं किया था, बट हमारा जो फॉरवर्ड रेट था वो कितना था, 67.8। अब आज 30 सितंबर को कितना हो गया, 67.5। ये तो हमें फ़ायदा हो गया, हमें इस रेट पे ख़रीदना था, परचेज़ करना था। अब रेट आज के डेट में ये हो गया तो हमें फ़ायदा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू
P&L। कितने से फ़ायदा हुआ? 67.8 माइनस 67.5 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो हम क्या करने वाले हैं? 67.8 माइनस 67.5 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो दिस विल गिव अस फ़ायदा ऑफ 3 लाख एंड इतना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट डेट पे चलेंगे, यानी कि 31 दिसंबर पे आ जाएंगे। अगला क्वार्टर तो वही है, क्वार्टरली एंट्री तो हम क्वार्टरली रिपोर्ट करें। अब हमारे पास क्या है? रेट क्या थी? 67.8, और हमें आइडियली आज के दिन कितना रेट हो गया? 67, यानी कि कितने का फ़ायदा हो गया? 67.8 माइनस 67 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो हमें 8 लाख का फ़ायदा हो गया है टोटल, जहाँ से आए थे वहाँ से लेके अभी तक। बट इसमें से हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं ना 3 लाख का, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो हमें डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट टू P&L कितने का हो जाएगा? 5 लाख का एंड 5 लाख का। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आज के दिन सेटलमेंट होगा 31 दिसंबर को। तो जो भी बैलेंस है डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रेडिट हो जाएगा टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट कितने से? टोटल विद दी 8 लाख, और ये केस में चला जाएगा बैलेंस क्रेडिटर्स में, कितना हो जाएगा? 8 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है? ये हो गया हमारा। अब आज की रेट में क्रेडिटर यानी कि पेएबल्स और क्रेडिटर है, उनको कितना पैसा मिलने वाला है? तो क्रेडिटर्स टू बैंक, उनको आइडियली पैसा कितना मिलने वाला है? तो क्रेडिटर कितने के थे हमारे? 678 लाख, यानी कि 6,78 लाख के थे, और आइडियली उसमें से कम कितने हो गए? 8 लाख के। तो 678 में से 8 के तो कम हो गए, क्योंकि ये तो इससे सेट ऑफ हो गए। यानी कि आइडियली वी हैव टू पे दी 67, मतलब 6,70 लाख, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? 678 माइनस 8 लाख, तो 6,70 लाख, एंड दिस विल बी ऑल्सो 6,70 लाख। ये हो गया क्रेडिटर टू बैंक। ये क्या हो गया हमारा? क्रेडिटर टू बैंक। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखो 67 मल्टीप्लाई 10 लाख तो 670 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा क्वेश्चन हो जाता है, एंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो आइडियली जो हमारी कंबाइंड एंट्री हो रही है क्रेडिटर की, कितनी हो रही है? 670 लाख। डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है, एंड पीपी जो है, पीपी तो 678 से ही हो रहा है, पर क्रेडिटर्स के पास इतना ही पैसा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक और मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ होता क्या है। तो आइडियली हमारे पास एम्बेडेड में क्या होता है? होस्ट होता है और डेरिवेटिव होता है। इसमें देयर विल बी नो लॉक इन पीरियड, एंड हम फॉरवर्ड रेट को लेते हैं और बाद में वो स्पॉट हो जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो ईजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। तो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस बोथ द क्वेश्चंस, that is 39 and 40 of Ajay sir question bank relating to the embedded derivative.